अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ वादिया नज़ीर, आपके इंस्ट्रक्टर। और सब्जेक्ट है हमारा जी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। और आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है। अच्छा, ये जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में हमने नेशनलिज्म पढ़ा और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और हमने नेशनलिज्म के अंदर मसरूफ़, मोदी और ट्रम्प की भी बातें की। अच्छा, आज का जो लेक्चर है, ये जो हम टर्म्स बार बार यूज़ करते हैं, यूएन, यूनाइटेड नेशन, उसका थोड़ा रिफॉर्म्स देखते हैं, कब बना, थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह, इंट्रोडक्शन। और जो इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट वाला है उसका देखते हैं। तो ये दो टॉपिक पे आज आपका एक लेक्चर है और थ्योरी ज़्यादा है। हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई बातें हैं, बस उनको ज़रा डिटेल्ड में देख रहे हैं कि ये है क्या, इनका मकसद क्या है, क्योंकि हम बार बार लेक्चर्स के अंदर इनका जिक्र करते रहते हैं। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हमारा है जी आज का यूनाइटेड नेशन और इसकी जो रिफॉर्म्स हुई आज हम उनको भी जिक्र करेंगे। द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू preserve peace between states after the Second World War। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन बनी ताकि क्या किया जा सके, हम पीस को प्रिजर्व कर सकें। इन नंबर ऑफ वेज द इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिफ्लेक्टेड लेसन्स लर्न फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर्स द लीग ऑफ नेशंस। 1920 में लीग ऑफ नेशन बनी थी, तो ये उसका प्रीडिसेसर है, उससे सब का हासिल करके और उससे चीज़ें लर्न करके ये आपका इंस्टीट्यूट बनाया गया। The institutions and mechanism of the United Nations reflect both the demand of great power politics, Security Council veto and universalism. They also reflect demands to address the needs and interests of people as well as the need and interest of states. The tension between these various demands are a key feature of United Nations development. बेसिकली क्या था, लोगों की डिमांड थी सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनिवर्सलिज्म की, कि पीस को प्रमोट किया जाए, लोगों का इंटरेस्ट था। तो ये सब चीज़ें जो उनसी हैं वो की फीचर्स बने यूनाइटेड नेशन की बुनियाद की। यूनाइटेड नेशन हैड इज हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो हमारे पास एक एमसीक्यू भी आ गया। अच्छा, ये डेट्स जो सी हैं, हम जो टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, एक तो इनकी एब्रीवेशन और इनके जिस तरह कोई हेडक्वार्टर आता है और डेट, यानी वेस्टफेलिया का वाक़या किस वक्त हुआ, यूनाइटेड नेशन कब बनी, ये जो लीग है द लीग ऑफ नेशन, ये 1920 में बनी थी। तो ये चीज़ें आपने साथ साथ जहन में रखनी है, रिमाइंड करनी है कि अगर पेपर हमारा एमसीक्यूज़ बेस होता है तो वो फिर इस टाइप का होंगे। और इंशाल्लाह ताला हम अपना एक लेक्चर जो उनसा है वो इस पर भी करेंगे, जिसके अंदर हम सिर्फ एमसीक्यूज़ वगैरह। अच्छा जी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। 2 years after the outbreak of the Second World War, the British Prime Minister विंस्टन चर्चिल, ठीक है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश के कौन थे, विंस्टन चर्चिल, met with President Roosevelt of the United States. Between them, they issued a document called the Atlantic Charter, setting out their war aims. Apart from the defeat of Nazi Germany, नाजी पिछले जब हमने फाशिस्ट वगैरह पढ़ा था तब हमने नाजी की एब्रीवेशन भी देखी थी, फाशिस्ट, सोशलिज्म और कम्युनिज्म वाले चैप्टर में। तो ये जर्मनी की थी, एक स्टेट थी जो फाशिस्ट को सपोर्ट करते थे और जो हिटलर वाले दौर में, ठीक है। तो इसकी आपने एब्रीवेशन भी वहाँ से देखनी है। और आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को डिफीट हुआ था। दे सॉट पीस, फ्रीडम, कोलैबोरेशन एंड सिक्योरिटी बिटवीन स्टेट्स ओवरसीन बाय अ वाइडर और परमानेंट सिस्टम ऑफ जनरल सिक्योरिटी, ठीक है। उन्होंने कहा कि अटलांटिक चार्टर जो इन दोनों प्राइम मिनिस्टर के दरमियान हुआ था कि आप जौन सा है फ्रीडम, कोलैबोरेशन और सिक्योरिटी को जौन सा है वो परमानेंट और वाइडर तौर पे किया जाए। द अटलांटिक चार्टर कंटेन द सीड्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस
whose principle were adopted by 26 states in January 1942 when they signed a declaration of the United Nations. ठीक है, 26 स्टेट्स ने जनवरी 1942 में एक डिक्लेरेशन पे साइन किया था यूनाइटेड नेशन के. In 1944, representatives of the great powers, the Soviet Union, the United Nations, China and Britain met at Dumbarton Oaks in the United States to draw up firm proposal for the new international organization, the successor to the League of Nations. यानी जो League of Nations का क्या हो, अगला वर्जन हो, सक्सेसर हो. In 1945, 51 states met at the United Nations Conference in San Francisco. अच्छा जी, 1920 में बनी लीग ऑफ नेशन. उसका सक्सेसर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद दो मुल्कों के प्रेसिडेंट मिलते और एक लैटिन चार्टर के ऊपर साइन हुआ ताकि पीस को वाइडर किया जाए. फिर जनवरी 1942 में एक लैटिन चार्टर जो है उसके प्रिंसिपल अडॉप्ट किए गए और डिक्लेरेशन की गई कि यूनाइटेड नेशन बनेगी. और फिर 1944 में और उसके बाद 1941 में 51 स्टेट्स सैन फ्रांसिस्को डिबेट द टर्म्स ऑफ द यूनाइटेड चार्टर. यानी कि उसके ऊपर सब इकट्ठे हुए और डिबेट हुई कि यूनाइटेड चार्टर के क्या टर्म्स होंगे. ठीक है. In 1944, representatives of great powers, the Soviet Union, the United Nations, China and Britain met at Dumbarton Oaks in the United States to draw up firm proposal for the new international organization. The successor of the League of Nations in 1945, 51 states met at the United Nations Conference in San Francisco to debate the term of the United Nations Charter. अब इसके objectives क्या थे? To maintain international peace, to develop friendly relations among states, and to cooperate internationally in solving international economic, social, cultural and humanitarian problems and promoting respect for human rights and fundamental freedoms. तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था यूनाइटेड नेशन बनाने का कि आपने इंटरनेशनल पीस को सपोर्ट करना है, फ्रेंडली रिलेशनशिप दो स्टेट्स के दरमियान करना है, कॉपरेट करना है जो प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से या ह्यूमैनिटेरियन कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, और ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करना है और फंडामेंटल फ्रीडम देना. तो ये मेन फीचर मेन ऑब्जेक्टिव था यूनाइटेड नेशन बनाने. अब इसके ऑर्गन्स क्या क्या थे यूनाइटेड नेशन के, वो हम देख लेते हैं क्या क्या है. The General Assembly, ठीक है, the only time that all member states met together is in the General Assembly. Here representatives from each of the 187 states that make up the United Nations gather every year to discuss the world problems in a global parliamentary settings. Much of the Assembly's work goes on to 6 committees. 6 कमेटियाँ बना गई थी. जनरल असम्बली थी और 187 स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया था, उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कि हर साल जो सा है वो एक पार्लियामेंट ग्लोबली बैठेगी और जो दुनिया के प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करेगी, डिस्कस करेगी. फर्स्ट कमेटी डिजास्टमेंट इशूज़, आउटर स्पेस, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशू. ठीक है, कमेटीज़ बना दी गई कि ये कमेटीज़ इन इशू को डिस्कस करेंगी. सेकेंड कमेटी थी जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे. और उसके बाद है थर्ड कमेटी जो सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल मैटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. देखिए इसका बिल्कुल आसान सा एग्जांपल है. जिस तरह एक कॉलेज, हम अपने ही कॉलेज की बात करते हैं, आपके कॉलेज में डिफरेंट काम हो रहे होते हैं, एग्जामिनेशन हो रहा होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, स्टूडेंट्स के अफेयर्स इश्यूज़ वगैरह होते हैं. ठीक है, टाइम टेबल बन रहा होता है. तो वो क्या करते हैं, बजाय इसके कि सब लोग इकट्ठे बैठें और हर इशू को डिस्कस करें, तो कॉलेज के मैनेजमेंट में क्या कहा जाता है, कमेटीज़ बना दी जाती हैं. एग्जामिनेशन कमेटी, स्टूडेंट अफेयर कमेटी, टाइम टेबल कमेटी. और वो जो उनका लिमिट होती है, जो उनकी डोमेन होती है, वो उसी में रह के अपने काम करते हैं. तो सेम इसी तरह वर्ल्ड वाइड भी कमेटियाँ बना दी हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं
वो ज़्यादा अच्छी तरह एड्रेस हो सके, टाइम सबको प्रॉपर मिल सके, क्योंकि अगर आप सब लोग बैठ के एक ही इशू को डिस्कस करेंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और टाइम इशू रिजॉल्व भी नहीं। फोर्थ कमेटी है कॉलोनल मैटर्स, फिफ्थ कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटरी मैटर्स, और सिक्स कमेटी आपके लीगल इश्यूज़। तो ये 6 कमेटियाँ बना दी गई हैं। The Assembly has little influence in world politics. It can debate any issue it chooses, adopt resolution with a 2/3 majority, help elect members of other United Nation bodies, and vote on the United Nation budget. Ultimately, whatever power it has depends on its moral authority as a reflection of global opinion. ज़ाहिर बात है जो आपकी असम्बली है वो आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करती है, कोई डिबेट आती है, इसीलिए जब भी इस तरह का इशू होता है तो हम यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मसला लेके जाते हैं ताकि वर्ल्ड वाइड वो चीज़ इन्फ्लुएंस की जाए इंडिया की। ठीक है, उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल। पहली आपकी होगी असम्बली, दूसरी है जी आपकी सिक्योरिटी काउंसिल। Security Council remains ready to meet at any time whenever there is a threat to international peace and security. जब कभी कोई ऐसा सिनेरियो या ऐसा डिलेमा बना जिसमें इंटरनेशनल पीस को थ्रेट होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल रेडी हो जाए। देयर आर 15 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स, 15 मेंबर्स होते हैं, 5 आर परमानेंट। ठीक है, जो 5 मेंबर हैं वो इसके क्या है परमानेंट, and then non-permanent members are elected for a period of 2 years from regional groups. टोटल आपके 15 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर जो उनसे हैं वो परमानेंट है और जो बाकी 10 मेंबर्स हैं वो 2-2 साल के पीरियड के लिए सेलेक्ट होते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स को। पहला ऑर्गन था उसकी असम्बली, उसके अंदर कमेटीज़ बनी होती हैं। दूसरा ऑर्गन है उसकी सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, within the United Nations, अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड ओशिया। ठीक है, तो इन ग्रुप के अंदर से, रीजनल के अंदर से इसके मेंबर्स सेलेक्ट होते रहते हैं। द P5 जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड ब्रिटानिया। ये 5 मेंबर हैं जो परमानेंट हैं। ठीक है, decisions of the council have to be accepted by a majority of members and must include the P5, each of which is able to veto or decision. अब देखो कोई भी जो डिसीजन है, अगर आप इन 5 में से, तो फिर ज़ाहिर बात है 2/3 मेजॉरिटी, 3 अगर उसकी फेवर में होंगे तो ही काम होगा, अदरवाइज़ वो काम क्या नहीं होगा। तो उनके पास वीटो डिसीजन की पावर है, तो डिसीजन लेने के लिए आपकी मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद है तो UN सेक्रेटेरिएट, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द ट्रूथशिप काउंसिल्स, ये उसके ऑर्गन्स हैं। और उसके बाद है अपार्ट फ्राम अदर 4 ऑर्गन्स, द यूनाइटेड नेशन इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ बॉडीज नोन एज स्पेशलाइज्ड एजेंसीज which regulates specific activities and set world standards. ये तो हमने पहले मेन ऑर्गन्स कर लिए हैं। एक हमने कहा असम्बली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और ट्रस्टशिप काउंसिल है। ये तो हो गई इसके मेन ऑर्गन। इसके अलावा कुछ और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं जो उनको हेल्प करती हैं और वो एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड सेट करती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या है? इनके अंदर IMF, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द वर्ल्ड बैंक, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन यूनिसेफ, ठीक है, द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज एंड द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट। हम ये वो एजेंसीज हैं स्पेशलाइज जिनका हम हर वक्त जिक्र सुनते हैं।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड्स देती है वही फॉलो होती है, यानी कि किसी भी बीमारी को अगर आपने दुनिया में जिसमें अभी पैराडाइमिक का इशू है, कोरोना आएगा, तो कोरोना का कोई भी मुल्क ये नहीं कह सकता जी जी मैंने इसकी वैक्सीन बना ली है, ये लगाए तो लोग ठीक हो जाएंगे। अब वो जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी हुई है, एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है यूनाइटेड नेशन के अंदर, वो है WHO। WHO के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स पे अगर वो वैक्सीन पूरा उतरेगी तो वो WHO अनाउंस करेगा। अभी तक जितनी वैक्सीन या किसी भी बीमारी की जो दवाइयाँ हैं ये सब WHO से अप्रूव है, यानी कि अगर आपको खुदा ना खास्ता टाइफाइड होता है तो आपको क्या दवाई लेनी है, मलेरिया होता है तो क्या दवाई लेनी है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन कैंसर की कौन सी दवाइयाँ लेनी है, हार्ट अटैक की, तो ये सब जो सी हैं ये WHO से सर्टिफाइड है। तो कोरोना की भी तब तक दुनिया में मार्केट पे जो उसकी वैक्सीन नहीं आएगी जब तक WHO उसको अप्रूव नहीं करेगा। और पुरानी बात है कि वर्ल्ड स्पेशलाइज अदारा है तो उसकी स्टैंडर्ड्स भी ज़रा ज़्यादा होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह यूनिसेफ, ठीक है, इसी तरह IMF एक बेसिकली फंड देता है दूसरे मुल्कों को कर्ज़ों की बेस पे, तो वो साफ बड़ी बात है सूद की बेस पे सारा होता है। ऐसे ममालिक जो अभी डेवलपिंग हैं, जो अभी तरक्की पजीर ममालिक हैं, तो उनकी हेल्प के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक अदारा एजेंसी बनाई थी, तो वो इनको हेल्प करती है, पैसे देती है और इनसे पैसे किस्तों में वापस लेती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अक्सर आप यूनेस्को, यूनिसेफ और ये चीज़ें सुनते रहते हैं, क्योंकि ये वर्ड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं जो आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती रहती हैं और जो ये रेकमेंड करेंगी उसी के हिसाब से चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, एवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। द कोल्ड वॉर एंड द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस हैड डिस्करेज्ड more active involvement by the United Nations within states due to the constant use of the veto by the great powers. The United Nations did not oversee the complex process of decolonization, which led to a rapid expansion in the number of member states in 1950s and 1960s. It also developed the practice of peacekeeping, which was in part designed to prevent the superpower from intervening in conflicts that might then escalate into a direct confrontation between them. After the Cold War, it became more difficult for states and diplomats to accept that what happened within states was of no concern to outsiders. It became more common for government to see activities membership in the United Nations as serving their national interests as well as being morally right. It became more common for government to see activities membership in the United Nations as serving their national interests as well as being morally right. By the mid-1990s, the United Nations had become involved in maintaining international peace and security by resisting aggregation between states, by attempting to resolve disputes within states, civil wars, and by forcing on conditions within states, including economic, social, and political conditions, such as the successful mediation efforts from 1988 to 1990 related to long-festering regional conflicts Iran, Iraq, Afghanistan, Cambodia, Namibia, and El Salvador. ठीक है, आप देख रहे हैं कि किस तरह उसका एवोल्यूशन हो रहा है। फिर उसने यूनाइटेड नेशन ने अंदर भी स्टेट्स के अंदर भी इंटरप्ट करना शुरू किया ताकि वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सके, सिविल वार्स को ख़त्म कर दे। और ऐसे ही जब ये 1988 में 1999 में इराक ईरान का जो कन्फ्लिक्ट हुआ, तो इन सब के अंदर यूनाइटेड नेशन की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। New justification for intervention incidents were being considered by the 1990s. More operations of the United Nations were justified in the traditional way as a response to a threat to international peace and security.
تو جسٹیفیکیشن جو انٹرونشن کی دی جاتی ہے اسٹیٹ میں وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو سا ہے وہ اس نے تو بیسکلی تھریٹ کو رسپانس کرنا ہے اور انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کو مینٹین رکھتا ہے. The number of institutions within the United Nations system that address economic and social issues has significantly increased. Several programs and funds were created in response to global conference. ٹھیک ہے, اس طرح کے کافی پروگرامز جو فنڈز ہیں وہ کریٹ کیے جاتے ہیں گلوبل کانفرنس کے لیے. Despite a shortage of funds and coordination problem, the United Nations has done important work in key economics and social areas. ٹھیک ہے, جہاں جہاں پہ شارٹیج آف فنڈس تھی اور کوآرڈینیشن کی پرابلم تھی تو وہاں یونائٹڈ نیشن نے بہت زیادہ امپورٹنٹ کام کیے اکنامک میں اور ان کے سوشل ایریاز میں. In the mid of late 1990s, under the leadership of then Secretary General Kofi Annan, the United Nations embarked on an overarching reforms effort. ٹھیک ہے, اس سے کافی زیادہ کوفی انان نے آپ کی ریفارمز کی بھی ایفرٹس کی ہیں. Reasons for decline: patterns of wars have changed. The Charter of the United Nations is based on the principles of sovereignty and non-intervention in the internal affairs of states. The United Nations is unable to respond effectively to armed conflict that blurs the line between civil and inter-state war. Despite the end of the Cold War, the United Nations is only as effective as its member states, particularly the P5, allow it to be. The United Nations lacks its own military forces and therefore relies on member states to make forces available to Secretary General on request. اس کی اپنی فورس تو نہیں ہے اصل میں, تو یہ کیا کرتا ہے کہ باقی تمام ملکوں سے الائنس کر کے ایک فورس بنائی جاتی ہے یونائٹڈ نیشن کی, جس کے اندر پاکستان کے آرمی کے لوگ بھی جاتے ہیں. It is slow to respond to crisis and cannot act on those areas that are regarded as legitimate sphere of influence by any of the P5, especially the United Nations states, Russia and China. Slow response ہوتا ہے کرائسس کے اوپر, اور ان ایریاز کے اندر تو اس کا انفلوئنس بالکل بھی نہیں ہے جو P5 کے اندر ہے. The United Nations is wholly funded by its member states, particularly the P5. This enables them to use their financial power to promote their own national interest at the United Nations. تو ظاہر بات ہے یونائٹڈ نیشن کو بھی فنڈ کی ضرورت ہے اور فنڈس کے ساتھ ہی چلتی ہے, اور یہ سارے فنڈ جو ان کا جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں وہی دیتی ہیں, تو اس کا مطلب ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے یونائٹڈ نیشن کو بنانے میں, تو یونائٹڈ نیشن کا پھر ڈکلائن تو واضح ہے. At the end of the 20th century, there has been much discussion about how to reform the United Nations. اب جب ہم ریفارمس کی بات کرتے ہیں, proposal have been put forward to make the organization more representative of the changing balance of power in world politics. For example, the P5 represent the victors of the Second World War rather than the most important state of the 21st century. Some commentators argued that Japan, Germany and India deserve greater recognition and status in the Security Council. یعنی کہ وہ جو 5 ممبرس کے علاوہ ان ممبرس کو بھی ملنی چاہیے. In addition, there has been much debate over whether and how to provide the United Nations with more financial and military power to respond to crises deemed to be within its remit. یعنی کہ کس طرح سے ان کو اتنی پاور اور ملٹری فائنینشیل وغیرہ پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ کرائسس کے اوپر فوراً رسپانس کر سکیں. Unless the United Nations is reformed, the gap between the expectation and performance is unlikely to be closed. The Millennium Development Goals have focused attention on measurable socio-economic targets and have further integrated the work of the United Nations at the country level. But progress towards reaching the goals has been uneven. This would be unfortunate since the United Nations remains only international organization that approximates a form of global governance.
Reform of the economic and social arrangement of the United Nations aim at improving coordination, eliminating duplication, and clarifying sphere of responsibilities. These efforts would strengthen the norm of the multi-layered systems. अच्छा जी, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हम इसका बार बार जिक्र भी सुनते रहे हैं, तो हमने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा, उसके अंदर भी हमने जिक्र इसका सुना। तो ये देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, ये क्या चीज़ है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्लेज एन इमेंसिव रोल इन द ग्रोथ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. It is also known as the World Court and it is creation of a multi-layered treaty. The International Court of Justice is one of the 6 organs of the United Nations. It is based in The Hague, Netherlands. The ICJ is composed of 15 judges elected to non-year terms by the United Nations General Assembly and the United Nations Security Council. It is stated under Article 93 of the United Nations Charter that all the states parties 192 to the United Nations Charter automatically parties to the court's status. ठीक है, इसके 15 जज होते हैं जो कि आपकी जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल सेलेक्ट करती है, और 93 आर्टिकल के मुताबिक जो तमाम कंट्रीज़ हैं जो यूनाइटेड नेशन की पार्टी हैं वो आपके कोर्ट की भी पार्टी है. मेन फंक्शंस आर टू settle legal disputes submitted to it by member states and to give advisory opinion on legal questions submitted to it by duly authorized international organs, agencies and the United Nations General Assemblies. ये बेसिकली उन डिस्प्यूट को सेटल करती है जो जिस पे इससे एडवाइजरी मांगी जाती है. जिस तरह गुलभूषण यादव जो पाकिस्तानी एक जासूस पकड़ा था, उसका जो इशू था फिर वो पाकिस्तान ने वर्ल्ड यानी कोर्ट के अंदर यानी इसके अंदर ही प्रेजेंट किया था, और उस पर जो भी फैसला आया वो आप लोग जानते हैं. तो वो जो ट्रायल सारा चला था वो इसी कोर्ट के अंदर चला था. An advisory opinion is a function of the court open only to specified United Nations bodies and agencies. In principle, the court's advisory opinions are only consultative in character, though they are influential and widely respected. So far, ICJ has given over 115 decisions and resolved issues between states along with some advisory opinions. अभी तक जो उनसे 115 डिसीजंस कर चुकी हुई है और इशू रिजॉल्व भी कर चुकी हुई है, और साथ एडवाइजरी भी प्रोवाइड करती है कि ये काम आप करें. अच्छा, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है? जुरिस्डिक्शन ऑफ द ICJ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कैन automatically be the parties to the court. For non-member states, Article 93 also provides the right to be the parties of the court if they wish to and willing to be bound by the jurisdiction of the court. For example, Switzerland used this method to become the party of the court in 1948. Article 34, paragraph 1 of the Statutes of ICJ states that only states may be parties in cases before the court. The court has the jurisdiction over the states when the states accept the jurisdiction and willing to be bound by the jurisdiction. ठीक है. The jurisdiction of court is divided into two parts. The first jurisdiction is the power to decide on the legal disputes which submitted by the state. This kind of power is called contentious jurisdiction. The court has the power to settle the dispute when parties agree to submit to the court. The second jurisdiction is advisory jurisdiction. The court gives advisory opinion to the UN organs such as security councils or General Assembly when they need the legal advice from the court. For example, World Health Organization requests for an advisory opinion on the legality of the use of nuclear weapons by a state during armed conflict. अच्छा, एक तो उसके ऊपर जो केस होता है और उस केस के जो उसके अंदर केस दिया जाता है और उस केस के ऊपर वो फैसला देता है, कोई ना कोई डिस्प्यूट हल करता है. और सेकंड उसकी क्या है जुरिस्डिक्शन, वो ये है कि वो आपको एडवाइजरी भी देता है. कोई भी
جو ایجنسی یا پارٹی ہے اس کو ایڈوائزری چاہیے ہو تو وہ کورٹ سے ہیلپ لیتے ہیں. جس طرح سے نیوکلیر ویپنز کے اوپر WHO نے کہا تھا کہ اس سے کوئی ہمیں بتائیں کہ کس حد تک ہونی چاہیے, لوگوں کی صحتوں کو کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے اس سے, تو اس کے اوپر ایک پوری ایڈوائزری کورٹ نے جاری کی. اچھا جی, ICJ اینڈ دا سیکورٹی کونسل ریلیشن شپ کیا ہے؟ آفٹر دا کورٹ ایشو دا ججمنٹ فار دا ڈسپیوٹیڈ پارٹیز دیر از ون تھنگ مسٹ بی ڈن. امپلیمنٹ آف ججمنٹ از دا امپورٹنٹ اسٹیپ ان دا کورٹس پروسیجر. اب اس نے ججمنٹ تو دے دی, اب مین چیز ہے کہ اب آپ نے اس جو ڈیسیژن ہے اس کو منوانا بھی ہے, امپلیمنٹ بھی کرانا. The ISG does not have the power to enforce the parties of dispute to employ the judgment. This job is transferred to the Security Council if the parties fail to perform the obligation incumbent upon it under a judgment rendered by the court. اب دیکھیں ISG کے پاس تو کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے, نہ اس کے پاس کوئی ایسی پاور ہے, نہ کوئی فورس ہے کہ وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرائے. تو جاب ہے یہ کہ ineffectiveness of the present. Only 63 states have recognized the compulsory jurisdiction of the court through the option clause system. ICJ deal with less than 100 cases in more than 50 years. Reform of jurisdiction, this characteristic of non-compulsory jurisdiction over the state is because of the principle of sovereignty. Enforcement of judgment. The problem of enforcement arises when the Security Council cannot issue the resolution. In order to issue the resolution, 9 votes of Security Council members are needed. For substantive matters such as enforcement of ICJ judgment, all permanent members need to vote without veto of anyone. At the United Nations General Assembly session in 2000, the member states adopted the Millennium Declaration, which set out an ambition. At the United Nations General Assembly session, set out the ambitions, plans of reforms aiming to gear the organization for the challenges of the 21st century. The document reforms and strengthen of the General Assembly, Security Council and the Secretariat. Reforms میں کیا کیا ہوا؟ increasing the number of judge, removal of re-election, need for debate, سیکنڈ کیٹیگری آف ریفارمس پروپوزلس. تو یہ ساری وہ ریفارمس تھی جو ICJ کے اندر کی گئی کہ جج کے نمبر بڑھائے جائیں. دس جسٹس آف دا انٹرنیشنل کورٹ آر elected for a term of 9 years and according to Article 30 of the statute may be re-elected. Every 3 years, 1/3 of the judgment are selected simultaneously by the General Assembly and the Security Council. However, re-election campaign placed judges wishing to obtain a second or a third 9 years to know in a vulnerable position and raise challenges for the court's independence. There is a need for debate on reforming its working methods. The second category of reforms proposal which does not require amending or supplementing the charter, ٹھیک ہے, setting up an open-ended working group within the United General Assembly, initiating an informal group of friends of the court to be tasked, launching at a later stage of intergovernmental negotiation on ICJ reforms at United Nations level on the basis of the model underlining the current intergovernmental. یہ کچھ ریفارمز ہیں, آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. اس کو ایک دفعہ مین چیز ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ انٹرنیشنل کورٹ جو ہے جسٹس والی یہ ہے کیا چیز. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آج کا لیکچر سننے کا. آئی ہوپ اچھا سمجھ آیا ہوگا. ہم نے دیکھا یونائٹڈ نیشن وہ کیسے بنا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اس کی آرگنس کیا ہے, اس کا مین فنکشن کیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کی مین ایجنسیز کون کون سی ہیں, اور پھر جو اس کی یہ ICJ یہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. بہت شکریہ.